आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की माउंटेन ब्यूटी के नाम से मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला की जिंदगी की कहानी लेकर आया हूँ। कैसे डॉक्टर बनने वाली मनीषा कोइराला बॉलीवुड की एक बेमिसाल अभिनेत्री बन गईं और क्या है मनीषा कोइराला, नाना पाटेकर और आयशा जुल्का के बीच प्यार और तकरार की कहानी। अपने चमचमाते बॉलीवुड करियर को किस तरह मनीषा कोइराला ने खुद ही बर्बाद कर डाला और कौन थे वो 3 लोग जिन्होंने मनीषा कोइराला को पीटा, बुरी तरह टॉर्चर किया और फिर मौत के घाट भी उतार दिया। इन सभी कहानियों के, इन सभी किस्सों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। कोइराला परिवार नेपाल की राजनीति में काफी सक्रिय रहा है। मनीषा कोइराला के दादाजी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 50 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनीषा कोइराला के दोनों चाचा गिरजा प्रसाद कोइराला और मैत्रिका प्रसाद कोइराला भी नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। खुद मनीषा कोइराला के पिता भी प्रकाश कोइराला नेपाल के प्रकृति और विज्ञान मंत्री रहे। लेकिन मनीषा कोइराला की मां केवल घर संभालती थीं। इनकी मां का नाम था सुषमा कोइराला। इनका एक भाई भी था जिसका नाम था सिद्धार्थ कोइराला। मनीषा कोइराला के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता और माता में कलह शुरू हो गया और कलेश की वजह से उनके दादाजी ने मनीषा कोइराला को बनारस भेज दिया ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकें। इसीलिए कहा जाता है कि मनीषा की पैदाइश भले ही नेपाल में हुई, लेकिन उनकी परवरिश भारत में यानी बनारस में हुई। बनारस के वसंत कन्या महाविद्यालय से इन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद ये दिल्ली चली आईं। एक बार गर्मियों की छुट्टी में मनीषा कोइराला छुट्टियां बिताने अपने घर नेपाल चली गईं और घर से कुछ दूरी पर ही शूटिंग हो रही थी। जब मनीषा कोइराला को इस बात का पता चला तो शूटिंग देखने के लिए वो अपने घर से निकली और लोकेशन पर चली गईं। उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो अपनी हीरोइन के नखरों और नाकाबिलियत की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इस फिल्म के लिए किसी नई अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। अचानक उनकी नजर मनीषा कोइराला पर पड़ी और उन्होंने मनीषा कोइराला को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुम इस फिल्म में काम करोगी। मनीषा कोइराला चौंक गईं, लेकिन मजे मजे में ही उन्होंने हाँ कह दिया। डायरेक्टर ने तुरंत उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और फिल्म में कास्ट भी कर लिया। मनीषा कोइराला जो कि फिल्म की शूटिंग देखने के लिए पहुंची थी, वो इस फिल्म की हीरोइन बन चुकी थी। मनीषा ने इस बात को काफी मजेदार अनुभव की तरह लिया क्योंकि वो उस फिल्म की शूटिंग अपनी छुट्टियों से पहले खत्म कर लेना चाहती थी और ऐसा हुआ भी। शूटिंग खत्म करके वो वापस दिल्ली चली गईं। मनीषा कोइराला उस दौरान पढ़ाई ही कर रही थी। तभी उनके करियर की पहली फिल्म जो कि एक नेपाली फिल्म थी जिसका नाम था फेरी भेटोला, वो रिलीज हो गई। ये फिल्म 1989 में आई थी। बचपन से मनीषा कोइराला का एक ही सपना था, डॉक्टर बनने का, लोगों का इलाज करने का। लेकिन 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते होते इनका सपना जैसे बदल चुका था। अब उन्हें डॉक्टर नहीं बल्कि एक्ट्रेस बनना था और इस सपने को पूरा करने की राह में जो सबसे बड़ी बाधा बना वो था इनका खुद का परिवार। दरअसल इनका परिवार एक रसूखदार राजनीतिक खानदान था, इसीलिए वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनके घर की बेटी फिल्मों में नाचे। वैसे तो मनीषा के पिता और माँ एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े रहा करते थे, लेकिन इस मामले में दोनों एक साथ हो गए और मनीषा के खिलाफ ही खड़े हो गए। लेकिन मनीषा ने किसी तरह से अपनी मां को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद मनीषा ने इसमें सफलता हासिल कर ली और सबकी खिलाफत करते हुए वो अपनी मां के साथ मुंबई पहुंच गईं। मुंबई पहुंचते ही फिल्मों में काम मिल जाना सड़क किनारे खड़े गोले के ठेले पर जाकर गोले खा लेना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए घर चलाने के लिए मनीषा कोइराला ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक ऊन की कंपनी के लिए मनीषा कोइराला ने मॉडलिंग की थी और एक मैगजीन पर इनकी तस्वीर छपी थी और उस तस्वीर पर नजर पड़ गई बॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई की। सुभाष घई ने मनीषा कोइराला से कांटेक्ट किया और इनसे बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि मनीषा पहले ही एक फिल्म में काम कर चुकी हैं। तब उन्होंने मनीषा कोइराला का स्क्रीन टेस्ट भी लिया। स्क्रीन टेस्ट में मनीषा कोइराला पास हो गईं और इसके बाद सुभाष घई ने अपनी अगली फिल्म सौदागर में मनीषा कोइराला को हीरोइन भी बना लिया। अब तो मनीषा कोइराला की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। पहली फिल्म राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे महान अभिनेताओं से भरी हुई थी और कहते हैं कि इसी फिल्म के दौरान इस फिल्म के हीरो विवेक मुशर्रफ के साथ मनीषा कोइराला की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। ये नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थीं कि दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया था। सौदागर रिलीज हुई
और ये फिल्म बम्पर हिट साबित हुई। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार की जुगलबंदी और इन दोनों की बेहतरीन परफॉर्मेंस तो लोगों को पसंद आई ही, साथ ही साथ एक और चीज पसंद आई, वो थी मनीषा कोइराला के चेहरे की मासूमियत। अब एक सवाल लोगों के जहन में बार बार उठता है कि अगर सौदागर इतनी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी तो मनीषा कोइराला और सुभाष घई ने एक दूसरे के साथ दोबारा कभी काम क्यों नहीं किया। इस सवाल का जवाब मनीषा कोइराला की मां ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। मनीषा की मां के अनुसार सुभाष घई ने सौदागर फिल्म की शूटिंग के दौरान मनीषा कोइराला के साथ जबरदस्ती की थी, उनका यौन शोषण करने की कोशिश की थी। इसीलिए मनीषा कोइराला इस बात को समझ चुकी थी कि सुभाष घई बहुत गंदे आदमी हैं और यही वजह थी कि सौदागर फिल्म के बाद मनीषा कोइराला ने सुभाष घई से किसी तरह का कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। पहली ही फिल्म के हिट हो जाने और इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाने के बाद मनीषा कोइराला अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई थीं। लेकिन इस कॉन्फिडेंस में कमी तब आ गई जब इनकी अगली ही फिल्म यलगार बुरी तरह पिट गई। और सिर्फ यलगार ही नहीं बल्कि इसके बाद आई फिल्में फर्स्ट लव लेटर, अनमोल और धनवान भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। बैक टू बैक लगातार 4 फिल्में फ्लॉप होने के बाद बॉलीवुड के अंदरूनी गलियारों में इन्हें एक अलग नाम से पहचाना जाने लगा और वो नाम था मनहूस मनीषा का। हालत ये हो गई कि इन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गईं। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को लाइन में लगकर ऑडिशन देना पड़ा था। इस पर भी जब इनका आधा ही ऑडिशन हुआ था तभी डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने इन्हें आधे ऑडिशन पर ही रोक दिया और वाहियात कहते हुए इन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद मनीषा कोइराला ने उनसे रिक्वेस्ट की और कहा कि उन्हें एक दिन का समय और दें और अगले दिन वो ऑडिशन देंगी और बेहतर करके दिखाएंगी। उस रात मनीषा कोइराला ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी कि मनीषा की मां कहती हैं कि उन्हें लग रहा था कि कहीं मनीषा की तबीयत ना बिगड़ जाए। अगले दिन मनीषा कोइराला ने फिर से ऑडिशन दिया और विधु विनोद चोपड़ा उनके ऑडिशन से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि अपनी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी में उन्हें हीरोइन बना लिया। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई और इसी फिल्म के बाद मनीषा कोइराला का करियर एक बार फिर से चमक उठा। इस फिल्म की कहानी और इस फिल्म में मनीषा कोइराला का अभिनय लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। इस फिल्म का एक गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा आज भी जब लोग सुनते हैं तो मन गदगद हो जाता है। इस फिल्म में मनीषा कोइराला और अनिल कपूर के बीच एक सेंसिटिव लिप किस सीन भी बहुत ज्यादा सेंसेशन का कारण बना था। इसके बाद तो बॉम्बे, गुड्डू, कच्चे धागे, संग दिल सनम, खामोशी, अग्नि साक्षी, दिल के झरोखे से, दिल से और मन जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में मनीषा कोइराला ने दी। इन सभी फिल्मों में मनीषा कोइराला की परफॉर्मेंस से क्रिटिक और ऑडियंस दोनों ही काफी ज्यादा प्रभावित थे। खास करके फिल्म खामोशी में मनीषा कोइराला ने जो अभिनय किया है, इस अभिनय को देखने के बाद फिल्म क्रिटिक यहाँ तक कहने लगे कि मनीषा कोइराला में उन्हें ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी नजर आती हैं। फिल्म अग्नि साक्षी के दौरान मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि बहुत से लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर के बीच नजदीकियां बढ़ें। लेकिन कहा जाता है कि नाना पाटेकर का उनकी पत्नी के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसी दौरान मनीषा कोइराला का भी विवेक मुशर्रान के साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थीं। खबर तो यहाँ तक थी कि मनीषा कोइराला के पड़ोसी अक्सर नाना पाटेकर को मनीषा कोइराला के घर में रात के अंधेरे में घुसते हुए देखा करते थे और सुबह सुबह निकलते हुए भी। जल्दी ही दोनों ने अपने इस रिश्ते को कबूल भी कर लिया और मनीषा कोइराला अब बहुत जल्द नाना पाटेकर से शादी करने के बारे में सोच रही थीं। लेकिन इसी बीच उनके साथ कुछ विचित्र सी घटना घटी। अचानक सुबह सुबह एक दिन देश के बड़े बड़े अखबारों में ये सुर्खियां छपी कि मनीषा कोइराला की मौत हो गई है। किसी अखबार में इसे आत्महत्या बताया गया तो किसी अखबार में इसे मौत के घाट उतार देने वाली बात कही गई। लेकिन बड़ी बड़ी मैगजीन्स और बड़े बड़े फिल्मी पत्रकार इस बात से हैरान थे कि कैसे इस बात की उन्हें भनक तक ना लग सकी। पूरा का पूरा बॉलीवुड हक्का बक्का रह गया था क्योंकि मनीषा के करीबी और उनके चाहने वाले दुख में डूब चुके थे। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया। मनीषा के घर पर लोगों का तांता लगने लगा। इसके बाद मनीषा के घर का दरवाजा खुला और उसमें से मनीषा कोइराला खुद निकली। इसे देखकर सब हैरान हो गए क्योंकि अखबारों में मनीषा के मर जाने की खबरें फैल चुकी थीं। और अगर मनीषा कोइराला मर चुकी हैं तो ये खबरें क्यों छापी गईं?
तब जाकर पता चला कि ये सारा का सारा किया धरा मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट का था। दरअसल मनीषा कोइराला ने हाल ही में महेश भट्ट की फिल्म कम्युनल में काम किया था और इस फिल्म के प्रमोशन का ये एक बेमिसाल तरीका महेश भट्ट के दिमाग में आया। उन्होंने पैसे देकर देश के कई अखबारों में इस तरह की खबरें छपवाई, कहीं पर आत्महत्या तो कहीं मौत के घाट उतार देने वाली खबर छपवाई, ताकि जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो और इस फिल्म का प्रमोशन हो जाए। सबसे पहले तो मनीषा कोइराला ने महेश भट्ट को जबरदस्त डांट लगाई कि उनसे बिना पूछे उनके बारे में इस तरह की खबर क्यों छपवाई गई, और इसके बाद मीडिया ने मनीषा कोइराला और महेश भट्ट दोनों को ही जबरदस्त क्रिटिसाइज किया इस चीप पब्लिसिटी स्टंट के लिए। अब मनीषा कोइराला का फिल्मी करियर तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो रही थीं। दरअसल मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मनीषा के मुताबिक नाना पाटेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव रहने लगे थे। उनके आने जाने, खाने पीने, कपड़े पहनने, यहाँ तक कि कलाकारों के साथ कैसे काम करने और कौन से काम करने पर भी वो पाबंदियां लगाने लगे थे। मनीषा को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था और इसी चक्कर में एक बार इन दोनों के बीच एक झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद नाना पाटेकर अपने घर चले गए। सुबह सुबह मनीषा कोइराला नाना पाटेकर के घर पहुंची। जब नाना पाटेकर के घर पहुंची तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गईं तो बेडरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था, और जब बेडरूम में इन हुई तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर मनीषा कोइराला एकदम परेशान और हतप्रभ हो गई थीं। दरअसल बेड पर मशहूर एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ नाना पाटेकर मौजूद थे। वो दोनों ऐसी अवस्था में थे जिसे देखकर मनीषा कोइराला एकदम शॉक हो गई थीं, और मनीषा कोइराला को समझ में आ गया था कि नाना पाटेकर ने उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया है। और उसी वक्त मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर से अपने रिश्ते तो तोड़ लिए, लेकिन इस बात का मनीषा कोइराला के मन पर बहुत गहरा असर हुआ था। इस गम को भुलाने के लिए मनीषा कोइराला ने खुद को शराब के नशे में डुबो दिया। कहते हैं कि एक नशा दूसरे नशे को खींचता है। हुआ यही। मनीषा, जो कि शराब के नशे में धुत रहा करती थी, अब धीरे धीरे ड्रग्स का नशा भी करने लगी थी। मनीषा के अपनों ने उन्हें इस दलदल से निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मनीषा के बुरे बर्ताव ने उन्हें भी अपने आप से दूर कर दिया। इतना ज्यादा नशा करना मनीषा कोइराला के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुआ। काम से मन हटने लगा, उनकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उनसे दूर भागने लगे, उनकी फिल्में भी फ्लॉप होने लगी। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ग्रहण एक ऐसी फिल्म थी जिसके बाद मनीषा कोइराला के करियर पर भी मानो ग्रहण सा लग गया। ग्रहण तो फ्लॉप हुई ही, इसके बाद मनीषा कोइराला ने जितनी भी फिल्मों में काम किया, लज्जा, छुपा रुस्तम, मार्केट, पैसा वसूल, ये सारी की सारी फिल्में फ्लॉप होती ही चली गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2004 आते आते मनीषा कोइराला का चमचमाता करियर चौपट हो चुका था। इसके बाद मनीषा कोइराला लगभग 6 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं, और कहा जाता है कि इन 6 सालों में मनीषा के लगभग 12 अफेयर्स हुए, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया में नेपाल के जो एम्बेसडर थे क्रिस्पिन, उनके साथ भी एक अफेयर था। इनसे तो मनीषा की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन ये सगाई टूट गई। साल 2010 में मनीषा कोइराला तब एक बार फिर से सुर्खियों में आई जब उन्होंने नेपाल के एक बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर ली। इतने सारे रिश्ते बनने और टूटने के बाद आखिरकार मनीषा कोइराला ने शादी कर ही ली थी, लेकिन लगता है कि मनीषा की जिंदगी में जीवन साथी का साथ लिखा ही नहीं था। शादी के 6 महीने बाद ही मनीषा और सम्राट के बीच रिश्ते खराब होने लगे। दोनों में अनबन शुरू हो गई, यहाँ तक कि कभी कभार मारपीट भी हो जाया करती थी, और ऐसे में सम्राट मनीषा कोइराला को बहुत बुरी तरह पीटा भी करते थे। मनीषा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इससे बड़े दुख की बात एक औरत के लिए क्या होगी कि उसका खुद का पति उसका जानी दुश्मन बन जाए। आखिरकार मनीषा ने साल 2012 में इस रिश्ते को तोड़ दिया और सम्राट से तलाक ले लिया। लेकिन तलाक के कुछ समय बाद ही उन्हें पता चला कि इतने सालों से जो उन्होंने अपनी जिंदगी नशे के नाम कर दी थी, अब उसका नतीजा सामने आने लगा है। उन्हें कैंसर हो गया, और वो भी जब मनीषा को पता चला तो कैंसर 4th स्टेज पर था और इसका असर दूसरे अंगों पर भी होने लगा था। तब मनीषा को लग रहा था कि अब वो नहीं बचेंगी, और वैसे भी मनीषा की जिंदगी में अब कुछ ऐसा बचा ही नहीं था जिसके लिए वह जिंदा रह सकें। लेकिन उनकी माँ और उनके भाई ने उन्हें काफी ज्यादा ढांढस बंधाया और उन्हें इलाज के लिए न्यूयॉर्क लेकर गए।
इलाज ने अपना असर भी दिखाया और साल 2014 खत्म होते होते मनीषा पूरी तरह से कैंसर मुक्त हो गईं। मनीषा के मुताबिक अपने इलाज के दौरान मनीषा कोइराला ने बहुत ही अच्छे अच्छे विचारों वाली किताबें पढ़ी, धार्मिक ग्रंथ पढ़े। इन किताबों को पढ़कर मनीषा को अपनी जिंदगी में इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जो भी गलतियां की हैं वो गलतियां अब दोबारा नहीं दोहरानी हैं और अपनी इस नई जिंदगी को खुलकर जीना है और पुरानी गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है। उन्होंने उन सभी लोगों से माफी मांगी जिनका कभी भी मनीषा की वजह से दिल टूटा था। इसके बाद साल 2017 में फिल्म डियर माया से फिल्मों में जबरदस्त वापसी भी की। साल 2019 में आई वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज से भी इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू कर लिया है। आजकल मनीषा नेपाल और मुंबई में अपने घरों में रहती हैं। उन्हें अलग अलग जगहों की यात्राएं करना काफी ज्यादा पसंद है। दोस्तों, आपने मनीषा कोइराला की कौन सी फिल्म देखी है या कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या इन पर फिल्माया कोई गाना अगर आपको पसंद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।